Good morning, everyone. Jai Swaminarayan to you all. Today, I am going to convey one more topic for the 11th standard commerce in our online classes, and it is connected to your new unit that is about business services. तो बिजनेस में कई तरह के सर्विसेज आते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का सर्विस होता है, बैंकिंग का सर्विस होता है, ट्रांसपोर्टेशन ओरिएंटेड सर्विस होता है। तो जो बिजनेस ओरिएंटेड सर्विसेज है उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, और इसमें पहला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इंश्योरेंस का रहेगा। सो व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी दैट इंक्लूड्स इंश्योरी एंड इंश्योरर। इंश्योरेंस एक ऐसा तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरी और इंश्योरर दोनों होते हैं, in which the insuree is getting the assurance that he will get the compensation in the situation of loss or damage for the premium which is being paid by him। जिसमें ये एक ऐसे तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इंश्योरी को एक एश्योरेंस मिलता है कि किसी भी तरह का रिस्क जो फ्यूचर से रिलेटेड है या फिर लॉस या डैमेज जो है, अगर किसी तरह का फ्यूचर में अराइज होता है तो उस डैमेज को से वो थोड़ा सिक्योर रहेगा, जिससे कि बाय द वे ऑफ कंपेंसेशन ही कैन गेट सिक्योर्ड फ्रॉम द डैमेज। जो इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ऐसा एश्योरेंस मिलता है कि फ्यूचर में जो भी रिस्क या जो भी अनसर्टेनिटीज अराइज होगी उससे बचने के लिए इंश्योरी कुछ हद तक कंपेंसेशन के थ्रू या फिर अपना जो प्रीमियम वो देता है उसके थ्रू वो इंश्योर्ड हो सकता है। So the insurer is getting the assurance against the uncertain risk that may arise in the future in the form of compensation that which he will get from the insurance company। तो इंश्योरी को कुछ कंपेंसेशन मिलता है इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के अंदर, कुछ कंपेंसेशन मिलता है जिसकी वजह से वो एश्योर्ड होता है कि वो किसी तरह के लॉस या डैमेज को इन फ्यूचर रिकवर कर सकेगा। Principle of insurance. Now this is not just like the general contract, it contains some rules and principles which is making it a special contract or agreement। तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं होता, कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जो इसको स्पेशल बनाते हैं और विच मेक्स इट सेपरेट फ्रॉम द जनरल कॉन्ट्रैक्ट। सो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। So principle of utmost good faith state that both the party should have to render the proper amount of information with regard to each other, and if the proper amount of information is not there in the contract and agreement, then it will amount to fraud and it will leads to the breach of principle of utmost good faith। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ऐसा स्टेट किया गया है जिस पहले प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ में कि जो भी पार्टी जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है उनको अपना राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो ठीक तरीके से पार्टी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देते, देन इट मे बी पॉसिबल that the result will be fraud or it will lead to the breach of the principle of utmost good faith। अगर दोनों पार्टी में से कोई पार्टी ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते तो फ्रॉड जो है या फिर किसी तरह का मिसकंडक्ट जो है वो अराइज हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो नल या वॉइड कंसिडर किया जाएगा, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसिडर नहीं किया जाएगा, और जिसकी वजह से इंश्योरी को जो कंपेंसेशन की अमाउंट जो है जो उसे मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। सो if the agreement become void or null due to the non-availability of complete or due to the insufficient information that is being provided by the insuree, at that time
there might be a possibility, or there will be a possibility that the insurer will not get the amount of compensation for which he have paid the premium. तो अगर किसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ ब्रेक होता है तो ऐसे सिनारियो अराइज हो सकते हैं जिसमें इंश्योरी को उसका अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन नहीं मिलेगा. दैट वाई दिस प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट tries to maintain the faith of the insurer and insurance company by the rendering of right amount of information which is important to make this contract valid, or which is important to make the contract a valid one. Principle of indemnity. Now this principle is related to compensation. This principle states that the insurer should have to be compensated for the loss or risk which is being borne by him if he is making the proper payment of premium. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी है ये स्टेट करते हैं कि the insurer should have to get the amount of compensation if he is making the proper payment of certain amount in the form of premium, and insurance policy, and if the insurer is taken the insurance policy at lower value than the original value of the product, then he will get the proportionately less compensation, and the remaining portion of the loss or damage will be borne by him only. So यहाँ पे ये कहा गया है इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि अगर कोई इंश्योरी जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसी किसी प्रोडक्ट की लेता है जो उसके प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू से कम वैल्यू पे इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो इन द इवेंट ऑफ लॉस और एट द टाइम ऑफ द डैमेज related to that product, the insurance company will proportionately pay less amount of compensation. इस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट उससे थोड़ा कम पॉलिसी वैल्यू अगर लिया गया है तो जो भी कंपेंसेशन इंश्योरी को मिलेगा वो भी प्रोपोर्शनेटली थोड़ा लेस रहेगा और बाकी का जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो उसे खुद ही बियर करना पड़ेगा. So according to this principle, some scenarios have been shown that if the policy is taken for 3 lakhs and if the value of the product, the actual value of the product is 5 lakhs, then at the time of complete loss or damage, at the time of full loss or damage, the insurer will get the compensation of 3 lakhs rupees. तो अगर यहाँ पे इंश्योरी जो है वो पॉलिसी लेता है 3 लाख रुपए की, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड पॉलिसी जो है वो 3 लाख रुपए की लेता है और जो ओरिजिनल वैल्यू किसी प्रोडक्ट का 5 lakhs है, तो अगर इन फ्यूचर वो प्रोडक्ट किसी तरह से फुल्ली डैमेज होता है तो ज्यादा से ज्यादा इंश्योरी को 3 lakhs रुपीस इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन मिलेगा. सेकेंड सिचुएशन है जिसमें इफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 lakhs rupees and the policy which is being taken by insurer is rupees 3 lakhs, is of 3 lakhs rupees, then in the event of partial damage which is estimated rupees 2 lakh, then at that time the insurer will get the amount of 1,20,000. अगर इंश्योरी जो है वो किसी 3 लाख की पॉलिसी लेता है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड और एक्चुअल वैल्यू जो प्रोडक्ट का है वो 5 lakhs है और जो प्रोडक्ट को फ्यूचर में डैमेज जो होता है, पार्शियल डैमेज होता है जो 2 lakhs के आसपास हो, तो उसे 1,20,000 इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन मिलेगा जो प्रोपोर्शनेट टू 3 lakh होगा. मीन्स ये जो 1,20,000 अमाउंट जो उसे कंपेंसेशन के फॉर्म में मिलेगा वो प्रोपोर्शनेटली उसकी
इंश्योरेंस पॉलिसी जितनी अमाउंट की उसने ली है उससे थोड़ा कम रहेगा। थर्ड सिनेरियो इज दैट इफ 5 lakh is the value of the product and for the 5 lakh the insuree is taking the insurance of that respective product, then in the event of complete loss or damage the insuree will get the compensation of rupees 5 lakhs। तो अगर इंश्योरी जो है वो 5 लाख का प्रोडक्ट के लिए इंश्योरेंस लेता है और वो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी 5 लाख रुपीस की हो, तब जब किसी भी तरह का डैमेज जो प्रोडक्ट को इन फ्यूचर होगा, इन द इवेंट ऑफ फुल डैमेज टू द प्रोडक्ट or loss to the product, at that time the insuree will get the compensation of rupees 5 lakhs। तो उस वक्त इंश्योरी को उसके पूरा अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा या फिर उसके पूरे अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन जो है वो रिटर्न में मिल जाता है। So these are the 3 scenarios that is connected to the principle of indemnity, which states that the compensation will be paid to the insuree in accordance to the premium or in accordance to the amount which is paid by him as a premium to the insurance company। तो जितना अमाउंट, जितना प्री डिसाइडेड अमाउंट उसने इंश्योरेंस कंपनी को दिया है किसी इंश्योरी ने, उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन होगा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का और उसके द्वारा कितनी पॉलिसी ली गई है, कितना पॉलिसी का अमाउंट है उसका, और एक्चुअल लॉस का कैलकुलेशन होता है जिसके बेस पे अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इंश्योरी को दिया जाता है। तो इसमें 3 चीजें आती है, दैट इज अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एक्चुअल लॉस, दैट इज एक्चुअल लॉस और डैमेज दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। इन तीनों का कैलकुलेशन करते हुए अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन डिसाइड की जाती है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। Principle of insurable interest states that the product for which the insurance have been taken, the insuree should possess the insurable interest for the same। तो जिस किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है उसके लिए जो इंश्योरी है उसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, the owner of the house is having the insurable interest for his house while the tenant of the house is not having any insurable interest for the whole house। तो यहाँ पे आपको बुक में एक उदाहरण दिया गया है कि जो ओनर किसी घर का होता है वो अगर घर के लिए इंश्योरेंस लेता है तो उसका जो प्रोडक्ट है उसके लिए उसके माइंड में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन जो टेनेंट, जो किराएदार किसी घर पे रहने के लिए आता है तो उस पर्टिकुलर घर के लिए टेनेंट के माइंड में किसी तरह का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। तो जिस किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंश्योरेंस लिया जाता है उसके रिलेटेड इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए उस व्यक्ति के माइंड में जो इंश्योरेंस एक्चुअली ले रहा हो। For example, if you are getting some sort of return by any product, then you may have the insurable interest for the product from which you are getting any return। जो भी प्रोडक्ट आपको किसी तरह का रिटर्न प्रोवाइड करती है तो उसके लिए आपके माइंड में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा कि अगर वो प्रोडक्ट किसी तरह से डैमेज हो जाए तो उसके बदले में मुझे कुछ कंपेंसेशन मिले जिससे कि मैं अपने उस प्रोडक्ट को फिर से रिकवर कर सकूं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट जनरली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है जिस प्रोडक्ट से आपको, if you are getting some kind of return with regard to any product, the principle of insurable interest is connected with that, because insurable interest is confined to only those products from which you are getting any kind of payment or any kind of return। तो जनरली ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट उन्हीं प्रोडक्ट्स के
कनेक्टेड होता है जिससे कि आपको किसी तरह का रिटर्न मिलता हो, और इस वजह से ही आपके माइंड में इसमें जो भी प्रोडक्ट आप इंश्योर कर रहे हो उसके लिए थोड़ा इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपके माइंड में रहता ही है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नाउ this according to this policy or according to this principle, when the policy is taken and for an insurable product, and if the product is fully damaged or it is being completely destroyed, and when the insurance company have paid the full compensation, at that time the ownership of that damaged product will move to the insurance company. नाउ अगर कोई पॉलिसी किसी इंश्योरेबल प्रोडक्ट के लिए ली जाती है और वो प्रोडक्ट जो है वो फुल्ली डैमेज्ड हो जाता है, तो और जब इंश्योरेंस कंपनी ने उस प्रोडक्ट के लिए फुल कंपेंसेशन पेड कर दिया होता है, at that time the ownership of that products will move to the insurance company. तब उस प्रोडक्ट की जो मालिकी है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से there is a transfer of ownership at the time when the full compensation is being paid by the insurance company for a insurable product. तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट जो फुल्ली डैमेज हो गया है उसका अगर फुल पेमेंट की कोई इंश्योरेंस कंपनी उस डैमेज का फुल पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी कर देती है, तो उसकी ओनरशिप जो उस प्रोडक्ट की रहेगी वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. So you have to keep in mind this four principle, that is principle related to utmost good faith, principle of indemnity, principle of insurable interest, and principle of subrogation. Thank you.